IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ, मजे में। प्रणय, ये अभी तो हमारा YouTube चैनल शुरू हो गया है, तो आज जरा एक अलग तरीके की पुलियाबाजी ट्राई करते हैं हम लोग। एक सवाल उठाएंगे और उस एक सवाल को डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई गेस्ट नहीं, कोई लंबा चौड़ा एपिसोड नहीं, छोटे में एक मुद्दा एक जवाब। क्या बोलते हो? बिल्कुल, झटपट पुलियाबाजी शुरू करते हैं। झटपट वाली पुलियाबाजी, एकदम एकदम। तो एक जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग कुछ दिनों से सवाल लग रहा था, और तुमने इसके बारे में एक बार पहले लिखा भी था, तो मुझे वो चीज तुमसे पूछनी थी। ये हिंदुस्तान में, हमारी संस्कृति में, लाइफ में चंदन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं हाल फिलहाल में देख रहा था तो चंदन इतना महंगा हो गया है, और जो चीज आपकी बहुत प्यारी और अच्छी हो, जिसको आप बहुत चाहते हो, वो तो खूब होनी चाहिए ना। जैसे आम हिंदुस्तान में कितना सारा होता है नहीं तो क्योंकि हमको पसंद है, लेकिन चंदन के साथ एकदम विपरीत है। मतलब चंदन कुछ ही जगहों पर होता है, पेड़ मिलता नहीं है ठीक से। मतलब कबीर का दोहा हुआ है चंदन पे, क्या कहते हैं, सांप लिपटते हैं, पर वो मतलब 400 साल पुरानी बात हो गई। आजकल कितने लोग हैं चंदन का पेड़ देखा है, ठीक है। तो ये क्या माजरा, ये चंदन के साथ में क्या हो गया भाई, बताओ। सौरभ, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है, मेरी फेवरेट कहानियों में से एक है। और लोग अक्सर चंदन को जोड़ते हैं कि देखो कितनी कालाबाजारी होती है, तस्करी होती है, वीरप्पन वगैरह, उस वजह से महंगा होता होगा। पर एक्चुअली जो कहानी है वो है लोकनीति की। जो सरकारी पॉलिसीज की वजह से आज चंदन इतना महंगा हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले तो किसी भी चीज की कीमत किस पर तय होती है? जो मांग और आपूर्ति होती है, डिमांड और सप्लाई, उनकी जुगलबंदी की वजह से होती है ना। तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, अगर सप्लाई सडनली बढ़ जाएगी तो कीमत घट जाएगी, और फिर एक इक्विलिब्रियम आ जाता है जिसकी वजह से कीमत तय होती है। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत में एक तो डिमांड तो ज्यादा है ही, क्योंकि सब लोग, रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है चंदन का, वो ठीक है, तो प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन इतनी महंगी होगी कि लोग मतलब नकली वुड देते हैं और फिर उसके ऊपर सेंट लगा के बोलते हैं ये चंदन है। वैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपूर्ति भी बहुत है भारत में। एक्चुअली विश्व के 90% संसाधन चंदन के भारत के सिर्फ 3 राज्य में ही है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। सोचिए, मतलब इतना टेक्निकली रिसोर्स है हमारे पास, तो कीमत तो कम होनी चाहिए थी। और लेकिन आप अगर देखें तो 1965 में हमारी जो एनुअल प्रोडक्शन थी वो 4000 टन के करीब थी। पता है आपको, 1999-2000 के आते आते वो आधी हो गई, 2000 टन। अच्छा। और 2019 में सिर्फ 200 टन थी। बाप रे, ऐसा पतन। हाँ, तो और विश्व में ये सिर्फ भारत की डिमांड नहीं है। एक्चुअली चंदन क्यों डिमांड में आया? क्योंकि चाइना में भी बहुत डिमांड थी उसकी, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे। तो अभी की ग्लोबल डिमांड है 6000 टन पर ईयर, और भारत सिर्फ सप्लाई कर रहा है 200 टन पर ईयर। जबकि संसाधन देखें तो भारत के पास 90% संसाधन। तो ऐसा क्यों, है ना? ये कैसे, हाँ, ये कैसे हो गया? और मतलब लोक नीति, और इतना इंपॉर्टेंट इशू है सबके पर्सनल लाइफ के लिए भी हिंदुस्तान में, तो ये कैसे हो गया? हाँ, तो इसकी लंबी कहानी है, मैं छोटे में बताता हूँ आपको। एक तो इससे हमें जो शिक्षा मिलती है वो एक है कि संपत्ति के अधिकार का महत्व क्या है, और इसके ऊपर हमारी लंबी पुलियाबाजी हुई है श्रुति के साथ। लेकिन उसका छोटे में, संक्षेप में कहे तो, निवेश किसी भी एरिया में तभी होगा जब किसी को पता हो कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स का प्रयोग हम खुद ले सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे पता हो कि जो धान की फसल मैंने उगाई है, उसकी जो उपज है उसका फायदा सिर्फ मुझे होगा, तो ही मैं उसमें फर्टिलाइजर डालूंगा, पानी डालूंगा, वगैरह वगैरह। अगर मुझे उसका रिटर्न नहीं मिलेगा तो मैं उसकी कोई चिंता नहीं करूंगा, है ना। तो वही एक ब्रॉड शिक्षा मिलती है। और
चंदन की कैसे कहानी होती है उसमें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा चीन में बहुत डिमांड थी जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी चंदन यहाँ से ले जाए चाइना में। तो जब ये शुरू होने लगा तो फिर टीपू सुल्तान ने कहा कि ये तो रोकना है क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने सबसे पहले चंदन को एक शाही वृक्ष के नाम में घोषित कर दिया, रॉयल ट्री। तो अच्छा। मोनोपोली हो गई। उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा 1786 में कि हम ब्रिटिशर्स को सप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी मोनोपोली। फिर 1792 में ये रॉयल ट्री घोषित कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार से जुड़े हुए लोग ही उसका जो भी डिसीजन है वो लेंगे। आपकी जमीन पर भी अगर होगी चंदन के पेड़ तो भी वो आपकी संपत्ति नहीं है। ठीक है। तो फिर अंग्रेजों ने हरा दिया टीपू सुल्तान को। तो फिर पर उन्होंने यही पॉलिसी रखी क्योंकि उनको तो मोनोपोली रखना ही था। फिर जब आजादी हुई, इंटरेस्टिंगली आजादी के बाद भी यही नीतियां चलती रही। तो सरकारों ने, जो राज्य सरकार है, उन्होंने कहा कि ये जो भी चंदन उग रहा है वो आपका नहीं है, अगर आपके गार्डन में भी उग रहा है तो भी वो सरकार को ही बिलोंग करता। ठीक है। तो एक ये हो गया। तो सबसे पहले ये हुआ। फिर उसके बाद अलग अलग नीतियां हुई। जैसे उन्होंने बोला कि फॉरेस्ट ऑफिसर कोई भी आपके निजी लैंड पर आ सकता है और पेड़ काट के ले जा सकता है, और अच्छा। वो उनके द्वारा डिसाइड की हुई कीमत का 75% आपको देगा। तो आप सोच सकते हैं कैसे डिसाइड होती होगी कीमत। फिर उसके बाद अगर जो आपका पेड़ है वो डैमेज हो गया, हाँ, और या उसकी चोरी हो गई, तो इसके जिम्मेदार आप है। अच्छा। आप उसका फायदा नहीं उठा सकते, लेकिन इसके जिम्मेदार आप है। आपको मतलब फाइन लग सकती थी, आपको जेल भी हो सकती थी उसकी वजह से। और हर चीज स्टोर करने के लिए लाइसेंस लगेगा, बेचने के लिए लाइसेंस लगेगा, प्रोसेस करने के लिए लाइसेंस लगेगा। और अगर आपके पास 20 किलो से ज्यादा का सैंडलवुड मिला तो भी आप जुर्म है, आपको मतलब जेल हो सकती। ठीक है। तो इसका नतीजा क्या होगा? अगर आप संपत्ति का अधिकार इस तरीके से निकाल देंगे तो शुरू हो जाती है कालाबाजारी। तो क्या हो गया फिर कि लोग अपने लैंड पे तो उगाना ही नहीं चाहते, मतलब इस सरदर्द को कौन उगाएगा, है ना। तो फिर उस वजह से क्या हो गया कि लोग सिर्फ फॉरेस्ट लैंड में उगाने लगे, जो कि गवर्नमेंट फॉरेस्ट था। और फॉरेस्ट लैंड में तो फिर तस्करी होने लग गई। और तस्करी होने के लिए सरकार ने क्या किया, फॉरेस्ट गार्ड लगाए कि फॉरेस्ट गार्ड रक्षा करेंगे ये सब लोग। तो आपको पता ही है क्या हुआ होगा, फॉरेस्ट गार्ड और तस्करों की मिली भगत हो गई। तो उसकी वजह से कहानी ये है कि कीमत बढ़ती ही चली गई, और फिर भी और सप्लाई कम होता गया क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई उगाता नहीं है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट पर तस्करी होती है। तो इस वजह से हम इतनी बड़ी डिमांड 6000 टन पर ईयर ग्लोबल डिमांड, हम लोग उसका नुकसान अभी भी भुगत रहे हैं। मतलब इतना बड़ा एक्सपोर्ट अर्निंग हो सकता है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। हम बोलते रहते हैं किसानों की हम आमदनी कैसे बढ़ाएं, और यहाँ पे एक जो तरीका है हमारे पास आमदनी बढ़ाने का, एक यहाँ साउथ में सब लोग सिर्फ सोचते हैं कि कल्प वृक्ष मतलब नारियल लगा लो या फिर सुपारी का पेड़ लगा लो, मतलब चंदन हर जगह जगह उग सकता था। और हमने वो अपॉर्चुनिटी खो के रखी। तो इसके बारे में आजकल कुछ हो रहा है क्या प्रणय? कोई इसकी आवाज उठा रहा है? इसको अभी कुछ रियलाइजेशन हुआ है क्या इसका? हाँ, कुछ हुआ है। तो जैसे 2001 में कर्नाटका ने डीकंट्रोल कर दिया था, तो अब जुर्म नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारें अपनी पकड़ छोड़ती नहीं है। तो फिर उन्होंने कैसे बोला है कि आप उगा सकते हैं लेकिन आप बेच सिर्फ सरकारी कंपनियों को कर सकते हैं। तो एक KSHDC और जो संतूर साबुन बनाती है उस कंपनी को आप बेच सकते हो, दोनों सरकार, और वो भी फिक्स्ड प्राइस देते हैं। तो आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। आप फार्मर हो तो आपको एक कीमत ही देना पड़ेगी, और आप अभी भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये सरकार तो फार्मर के लिए नुकसान हो गया। लेकिन खैर दूसरे राज्य अब इससे सीख रहे हैं। तो मैंने पढ़ा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वगैरह दूसरे राज्यों में अब लोग सैंडलवुड खुद उगाना शुरू कर रहे हैं प्राइवेट लैंड पे। लेकिन ये 15-16 साल बाद इसका नतीजा मिलता है। तो अभी हमें पता नहीं क्या नतीजा होगा इन सब चीजों का, लेकिन थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हुआ है। पर मेरे हिसाब से तो एक्सपोर्ट बिल्कुल अलाउ होना चाहिए और उसका फायदा होगा। और मैं ये बात बता दूं, अभी अगर आप एक सैंडलवुड वाला सोप खरीद रहे होंगे तो उसमें जो
एसेंस रहता है सैंडलवुड का, वो ऑस्ट्रेलिया के सैंडलवुड ट्री से आता है, क्योंकि हम लोग तो उगाते हैं। दिल तोड़ने वाला एकदम। हाँ, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले सैंडलवुड बना के अब हिंदुस्तान में बेच रहे हैं, मतलब उल्टे बांस बरेली। हाँ, और भी आपको सरप्राइजिंग चीज बताओ, ऑस्ट्रेलिया में पहले सैंडलवुड उगता था लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो 1998 में यहाँ का सैंडलवुड सीड्स लेके उन्होंने उगाना शुरू किया अब, और वो हमारे यहाँ पे बेच रहे हैं। मतलब ये तो एकदम जिसको कहते हैं ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मैं सारे मुहावरे निकाल रहा हूँ पेड़ों से लेकर, ठीक है। तो बस यही कहानी है चंदन की, क्यों इतना महंगा है, और इसीलिए सोचिए क्यों महंगाई होती है, सिर्फ तस्करी की वजह से नहीं होती है, तस्करी का कारण भी लोक नीति है। हाँ, किसी ने बोला मेरे को अभी रिसेंटली कि भाई लोक नीति एक बार बन जाती है तो वो अजर अमर होती है, निकालना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बड़ा सोच समझ करके नई नीति बनानी चाहिए। तो ये एक बहुत हमारे सामने जीवंत एग्जाम्पल है इस चीज का। तो बहुत मजा आया प्रणय, एक मुद्दा और एक चीज पे हम खत्म करते हैं, ये वाली पुलियाबाजी एकदम बहुत तुमने बढ़िया से समझाया, चंदन भारत में क्यों गायब हो गया है। बिल्कुल, थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus talks to renowned film critic, author and journalist Anupama Chopra about her new book, A Place in My Heart. On Shunya One, Shiliditya and myself are joined by co-founder of Blue Tokai, Matt Chandranjan. We discuss the origin story of Blue Tokai. The Simplified host talked to Dr. Nitin Arora about COVID and its impact on the medical fraternity. On Smarter with Sid, Siddharth explores what it means to be inclusive and politically correct in today's day and age. And on Tere Mere Raste, Keshav visits Kushinagar, the sacred place believed to be where the Buddha attained Mahaparinirvana. Also, just one quick announcement for everybody. Would like you to check out the new version of our Android app. It's available on the Play Store. It's a really interesting take on how to listen to podcasts. Do give it a look and let us know what you think. We're open to feedback on all of our social media channels. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth really does help. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. We have a number of channels there at ivmpodcast.com/YouTube where you can take a look at them. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार